तैयार हो जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप सभी को सामाजिक विज्ञान के उन 50 प्रश्नों को बताने वाला हूं जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इन प्रश्नों के बाहर कोई भी प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो पिछले 10 सालों से बार बार आपके प्रश्न पत्रों में आ रहे हैं। इस नाते जो मैं आज प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूं, उन सभी प्रश्नों को आप एक एक करके अभी जल्दी ही तैयार कर लो, क्योंकि अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो आप लोगों के 70 में जो 70 लाने का सपना है, टारगेट है, वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय कम है और तैयारी बहुत ज़्यादा करना है। ठीक है ना? तो इस नाते आप लोग फटाफट कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लो और तैयार कर लो। तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे सीधे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। मैं आप लोगों को पूरे के पूरे चैप्टर वाइज ही दे रखा है, जैसे आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, जो भी है। समझ में आया? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान से देखो। ठीक है ना? सबसे पहले इतिहास को हम लोग लेंगे। ठीक है? इतिहास में भारत और समकालीन विश्व, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में बर्लिन की कांग्रेस या वियना संधि 1815 का महत्व। ये जो भी मैं एक एक प्रश्नों को बता रहा हूं वे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक है ना? इस नाते इन्हें एक एक करके आप लोग नोट कर लो और इनके प्रश्नों को ही आप, इनके उत्तरों को आप तैयार कर लेना। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी कहीं दिक्कत हो रहा हो, प्रश्न के उत्तर नहीं मिल रहा हो, तो आप कमेंट में बताइएगा। मैं इन सारे प्रश्नों के एक एक उत्तर करके आपको बढ़िया से बता दूंगा, करा दूंगा, समझा दूंगा। बस आप लोग अपनी तैयारी पर पूरा जी जान लगा दीजिए, पूरा जोर लगा दीजिए, क्योंकि आपका जो सपना है वो पूरा होना ही चाहिए, तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपका मेरा बोर्ड परिवार आपके साथ है। ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। ठीक है? आप लोग कमेंट में बताइएगा भाई कि इसमें जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, इसमें से आप लोगों का कितना प्रश्न तैयार हो चुका है ना? तो तीसरा क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजनी और गैरीबाल्डी की भूमिका। ठीक है? ये प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सत्याग्रह के विचार का क्या अर्थ है? गांधी जी के विचार को स्पष्ट कीजिए। ये सारे प्रश्न आपको तैयार करने हैं। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट क्या था? भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया? ठीक है? तो ये जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, अच्छे से आप लोग कॉपी पेन निकाल करके अच्छे से बैठे रहिए और इसमें से देखिए कौन से प्रश्न आपके तैयार हो गए हैं और कौन से प्रश्न आपके तैयार नहीं हुए हैं। ठीक है? जो प्रश्न आपके तैयार हो गए हैं उन्हें अच्छी बात है, और जो नहीं हुए हैं आप उन्हें तैयार कर लो। इससे बाहर, मैं बार बार बोला हूँ, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। फिर अगला है, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण और प्रभाव। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड का असहयोग आंदोलन पर क्या असर पड़ा? ठीक है ना? तो आज मैं आप सभी को बस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही बताऊंगा। ठीक है ना? फिर अगर आपको दिक्कत हो कोई, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर पूरा डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है ना? ताकि आप लोग की तैयारी में कोई कमी ना रह जाए, है ना? चलिए ठीक है, फिर आगे देखते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं का उल्लेख करें। ठीक है? पूना पैक्ट, गांधी अंबेडकर पैक्ट, या पूना पैक्ट के नाम से आए या गांधी अंबेडकर पैक्ट के नाम से आए, जो भी आए, की शर्तों का वर्णन करें। फिर 11वां है, 19वीं शताब्दी में अनुबंधित श्रमिकों, ठीक है, की स्थिति आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? ये आप प्रश्न जो भी मैं बता रहा हूँ अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोग नहीं लिख सकते तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं इसका PDF जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? और डाउनलोड करके आप लोग इसका फोटो कॉपी कर लगा लीजिएगा और इसमें टिक कर लीजिएगा भाई जो आपके प्रश्न तैयार हैं, जो नहीं हैं। आप लोग कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप लोगों का तैयारी कैसा, किस हाल में चल रहा है।
ठीक है ना। आप हर एक सब्जेक्ट में जो भी आपको दिक्कत होगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। 13वां है G77 देशों से आप क्या समझते हैं। अगला है कॉर्न लॉ के समाप्त होने के प्रभाव, ठीक है। तो ये आपके इतिहास से समाप्त हो चुका। अब हम बात करेंगे भूगोल, ठीक है। समकालीन भारत सेकंड, तो इस पर आ जाते हैं हम लोग। सतत पोषणीय विकास का अर्थ और महत्व, जलोढ़ और काली मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सारे एक से बढ़ के एक नंबर हैं, बस इतना ही आपको तैयार करना है हर एक चीजों को जो मैं बता रहा हूं। जैव और अजैव संसाधन क्या है, उदाहरण सहित बताएं। भारत में वनों के ह्रास या कमी के मुख्य कारण क्या है, इसको आपको बताना है, लिखना है आपको। और एक बात जान लो, एक कहानी की तरह सामाजिक विज्ञान को नहीं लिखा जाता है, हमेशा आपको टॉपिक वाइज लिखा जाना चाहिए। ये नहीं कि भाई कहानी की तरह इसको लिख दें और नंबर मिल जाएगा, भाई कभी नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को नहीं पता कि लिखना कैसे है, किस तरीके से लिखना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, बस आप प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, चिपको आंदोलन और संयुक्त वन प्रबंधन क्या है, ठीक है, इसके बारे में एकदम अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। जो कि चिपको जो आंदोलन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। फिर जल दुर्लभता क्या है, जल संरक्षण के 3 उपाय बताएं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरोध में दिए जाने वाला तर्क है, ठीक है। वर्षा जल संग्रहण की तकनीकें खासकर राजस्थान के संदर्भ में, ये ज्यादातर पूछा जाता है। आगे आ जाते हैं आपका खरीफ, रबी और जायद फसलों में अंतर, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको आप एकदम तैयारी कर लीजिएगा। भारतीय कृषि में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, ठीक है। जो मैं प्रश्न बता रहा हूं बस आप इन्हें ही तैयार करो, इससे ज्यादा आपको कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार यही आपसे कहूंगा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे सौर, पवन, बायोगैस का महत्व है, ठीक है ना, ये आप तैयार कर लेना। सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में क्यों अधिक सुविधाजनक है, यह भी आपसे पूछा जाता है। भारत के आर्थिक विकास में पर्यटन का महत्व क्या है, ठीक है। हम चलिए अब आ जाते हैं आपके नागरिक शास्त्र पे, ठीक है, जो लोकतांत्रिक राजनीति के भी आता है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि बेल्जियम के समझदारी मॉडल की मुख्य विशेषताएं बताइए। फिर अगला है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के परिणाम क्या है, ये आपको बताना है। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के परिणाम, ये दोनों क्वेश्चन एक ही हो गया, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। फिर सत्ता की साझेदारी की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण में अंतर क्या है, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद संघवाद क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, संघवाद क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। भारत में स्थानीय स्वशासन 73वां और 74वां संशोधन का महत्व, ये आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है ना भाई। तो आप ये सारे चीज तैयार कर लेना एकदम अच्छे से। फिर अगला क्वेश्चन है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसके पक्ष में तर्क दें, है ना, जो कि ये बहुत बार पूछा जाता है, धर्म से संबंधित प्रश्न है तो ये पूछा जाता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के विभिन्न कार्यों का वर्णन करें, ठीक है। तो बाबू मैं जो बता रहा हूँ ना, आप इसे एकदम आंख बंद करके एक भरोसा विश्वास करके, ठीक है, क्योंकि मेरा बोर्ड पर आपको कभी भी गलत कोई भी टॉपिक कंटेंट नहीं बताया जाएगा, क्योंकि मेरा बोर्ड आपका आपसे जुड़ा हुआ है, आप इस परिवार के सदस्य हैं, ठीक है ना। और यह इस चैनल का केवल एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से अधिक टॉपर बच्चे निकल सकें। तो भाई जब टॉपर कैसे निकलेंगे, जब मैं आपको सही कंटेंट दूंगा, है ना। तो सही कंटेंट के लिए मैं कम से कम बहुत ज़्यादा प्रश्नों को इधर से उधर खोज करके पिछले 10 सालों के पेपरों को छांटते बीनते फिर आपके लिए मैं एक पूरा निष्कर्ष निकाल करके लेकर आता हूँ, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है प्रश्नों को तैयार करने में। तो गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, ये आप तैयार कर लीजिएगा। लोकतंत्र किस प्रकार एक वैध शासन सुनिश्चित करता है, चलिए ठीक है। फिर उसके बाद लोकतंत्र की सफलता में आने वाली मुख्य बाधाएं, ये तो कंप्लीट हो गया 39। चलिए अर्थशास्त्र जिसे आर्थिक विकास की समझ कहते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI क्या है, इसके मुख्य घटक बताएं। मानव विकास सूचकांक दोनों तो एक ही चीज है, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति में आय में जो अंतर होता है उसको आपको क्या करना है, बताना है ना। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की परस्पर निर्भरता जो होता है इसको भी आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। संगठित और असंगठित क्षेत्र की कार्य स्थितियों का तुलना करें। मनरेगा के मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है, ठीक है ना, बिल्कुल। कर्म विनिमय प्रणाली की कमियां क्या है इसको भी आप लोग एकदम तैयार कर लेना। मुद्रा के आधुनिक रूप जैसे चेक, नेट बैंकिंग, कार्ड्स का महत्व है, ठीक है ना, ये सारे चीज आप तैयार कर लेना। औपचारिक और अनौपचारिक ऋण स्रोतों में अंतर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। विदेशी निवेश और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका क्या है ये आप एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। फिर अगला हमारा 49वां है, वैश्वीकरण ने भारतीय उपभोक्ताओं को कैसे लाभ पहुंचाया, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO के कार्य और उद्देश्य, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सामाजिक विज्ञान के पूरे खड़े किताब को खंगाल करके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपके सामने लाकर रख दिया, और बस इसी को तैयार करना, ज्यादा आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर किसी को भी भाई पढ़ने का, टॉप करने का अधिकार है ना। तो आपके एक शेयर करने से आपके अगर दोस्त का मदद हो सकता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और अपने मेरा बोर्ड परिवार पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, आपको सफलता बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। जो भी चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम जब तक चल रहा है या होने वाला होगा, ठीक है, जो भी है, ठीक है, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।